साधारण साधारण सी बातें हमारे मरीजों को ध्यान में आप लाते रहें और उनको थोड़ा एजुकेट करते रहें, शिक्षित करते रहें, तो बहुत बड़ा काम आप सब कर सकते हैं। मैं एक विषय पर और आपका ध्यान आकर्षित करूंगा, और भी गंभीर एक विषय है जो मुझे आपसे कहना है, और वो गंभीर विषय ये है कि हमारे देश की सरकार ने पिछले कुछ वर्षों से एक कानून में संशोधन किया है, और उस संशोधन के कारण हमारे देश में एक बहुत बड़ा खतरा पैदा हो गया। हमारे देश में एक कानून चलता रहा, इंडियन पेटेंट एक्ट। 1970 में मैं आपसे बता रहा था, श्रीमती इंदिरा गांधी ने एक बहुत अच्छा काम किया था। इस देश में एक कानून बनाया था, इंडियन पेटेंट एक्ट। उस कानून में कुछ ऐसी धाराएं रखी गई थी कि जैसे पेटेंट की जो व्यवस्था है, पेटेंट आप जानते हैं कानूनी अधिकार है किसी भी व्यक्ति का या कंपनी का किसी एक दवा के ऊपर, विशेष दवा के ऊपर। तो पेटेंट का कानून श्रीमती गांधी ने 1970 में बनाया। उसमें व्यवस्था ये की गई कि कोई भी दवा कंपनी भारत में अगर पेटेंट के लिए एप्लीकेशन फाइल करेगी या पेटेंट मांगेगी तो किसी भी दवा को प्रोडक्ट के रूप में पेटेंट नहीं दिया जाएगा, सिर्फ उस दवा के प्रोसेस पर पेटेंट दिया जाएगा। मान लीजिए कोई एक दवा है, XYZ उसका नाम है, उसको बनाने की कोई प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया को पेटेंट किया जाएगा, ना कि उस दवा को पेटेंट किया जाएगा। यह श्रीमती गांधी ने कानून बनवाया था संसद में। बहुत बहस हुई थी इस कानून पर, लेकिन संसद ने इसको पास किया था। इस कानून में और एक धारा जोड़ी गई थी कि जिस व्यक्ति को या कंपनी को पेटेंट दिया जाएगा वो प्रोसेस का होगा, प्रक्रिया का होगा, और अधिकतम 5 से 7 वर्ष का होगा। 7 वर्ष के बाद वो पेटेंट अपने आप खत्म हो जाएगा और फिर उस प्रक्रिया में किसी को भी बनाने का अधिकार होगा। फिर उसमें एक तीसरी व्यवस्था ये की गई थी कि जिस व्यक्ति ने या कंपनी ने पेटेंट लिया, वो कंपनी अगर पेटेंट लेने के 2 साल के अंदर अपनी दवा का उत्पादन नहीं करेगी तो उसका पेटेंट रद्द कर दिया जाएगा, किसी दूसरे को दे दिया जाएगा। फिर उसमें एक चौथी व्यवस्था थी, वो ये कि जब भी किसी कंपनी या व्यक्ति को पेटेंट मिलेगा किसी भी एक दवा पर, उस दवा को वो बाहर से आयात करके नहीं ला सकेंगे, उसका भारत देश में ही उत्पादन करना पड़ेगा, नहीं तो पेटेंट उनका खत्म कर दिया जाएगा। फिर उसमें और एक व्यवस्था की गई थी जो बहुत बढ़िया रही इस देश में, कि भारत में 2 तरह की चीजें हैं दुनिया में है, एक होती है डिस्कवरी, एक और होता है इन्वेंशन। तो जो डिस्कवरीज हैं उनको कभी पेटेंट नहीं दिया जाएगा और इन्वेंशंस को पेटेंट दिए जाएंगे। तो डिस्कवरीज को पेटेंटेबिलिटी के बाहर रखा गया और इन्वेंशंस जो हैं, आविष्कार, उनको ही पेटेंट प्रदान किए जाएंगे। ऐसा करके एक बहुत बढ़िया कानून बना था 1970 में। आपके मन में एक सवाल आएगा कि 1970 में यह कानून बना था, इसके पहले क्या था? 1970 से पहले भारत में अंग्रेजों का बनाया हुआ पेटेंट कानून चल रहा था। अंग्रेजों ने भारत में शासन किया था, राज किया था, तो उन्होंने भारत में एक पेटेंट का कानून बनाया था। सबसे पहले 1856 में बनाया था, उसका नाम था इंडियन पेटेंट एंड डिजाइन एक्ट 1856 में। उस कानून को अंग्रेजों ने 1911 में आकर थोड़ा संशोधित किया था और फिर दोबारा से बनाया था। उस कानून के आधार पर भारत में 1970 तक सारी व्यवस्थाएं चल रही थी। 1970 में श्रीमती गांधी ने यह कहा कि यह कानून अंग्रेजों के जमाने का बनाया हुआ, हमको बदल करना चाहिए था 1947 में ही, लेकिन हम नहीं कर पाए, लिहाजा अब हम इस कानून को बदलेंगे। श्रीमती इंदिरा गांधी जब प्रधानमंत्री बनी थी इस देश में 1967 में, तो उन्होंने संसद में सबसे पहला ऐलान किया था कि मेरी प्राथमिकता में कुछ ऐसे काम हैं जिनको मैं करना चाहूंगी। उसमें से एक काम है कि अंग्रेजों के जमाने के बनाए गए कुछ कानून को मैं रद्द करना चाहती हूं। उसमें से सबसे पहला कानून इंडियन पेटेंट एक्ट 1911 वाला। तो 1911 के पेटेंट एक्ट को श्रीमती गांधी ने खत्म किया था, क्योंकि 1911 के पेटेंट एक्ट में प्रोडक्ट के पेटेंट की व्यवस्था थी, प्रोसेस के भी पेटेंट की व्यवस्था थी। दूसरा, 1911 के पेटेंट एक्ट में पेटेंट जो होता था वो कम से कम 20 साल के लिए होता था। माने किसी दवा पर किसी कंपनी को पेटेंट अगर मिल गया तो 1970 के पहले वो कंपनी 20 साल तक अकेली दवा बनाती थी उसको और बाजार में बेचती थी। मोनोपोली पूरी तरह से उस कंपनी की होती थी। 20 साल तक दूसरी कोई कंपनी उस दवा को नहीं बना सकती थी। 1911 के पेटेंट एक्ट में यह प्रावधान था कि अगर किसी ने भारत में पेटेंट ले लिया,
फिर उस दवा को वो भारत में ना बनाए तो उसको मजबूर नहीं किया जा सकता, वो दवा को बाहर से भी इंपोर्ट करके ला सकते थे। माने सारे उल्टे प्रावधान थे 1911 के पेटेंट एक्ट में। श्रीमती गांधी ने वो सब रद्द कर दिए और एक भारतीय तरीके का, भारत की जरूरत का पेटेंट कानून बनाया। और इसी पेटेंट कानून के बदौलत भारत देश में दवाओं का और चिकित्सा क्षेत्र का इतना विकास हुआ जो आज हमारी आंखों के सामने है। अब एक गंभीर परिस्थिति आई है देश के सामने। अब वो परिस्थिति आई है कि बाहर के देशों से आने वाली विदेशी कंपनियों ने 1970 का पेटेंट एक्ट बदलवा लिया है और भारत की सरकार ने विदेशी कंपनियों के दबाव में आकर एक नया पेटेंट कानून इस देश में लागू करा दिया है। जो नया पेटेंट कानून इस देश में लागू हुआ है उसमें वो सारे प्रावधान हैं जो अंग्रेजों के जमाने वाले पेटेंट कानून में होते थे। जैसे नया पेटेंट एक्ट आया है उसमें यह है कि किसी भी डिस्कवरी को और किसी भी इन्वेंशन को भारत में पेटेंट दिया जाएगा। दूसरा उसका प्रावधान यह है कि पेटेंट की अवधि 20 साल के लिए होगी। तीसरा प्रावधान यह है कि किसी भी दवा के प्रोडक्ट को भी पेटेंट किया जा सकेगा, प्रोसेस को भी पेटेंट किया जा सकेगा। चौथा प्रावधान यह है कि भारत के बाहर की कोई कंपनी अगर लाइसेंस लेती है भारत में दवा उत्पादन का और उसको किसी दवा पर पेटेंट हासिल है तो जरूरी नहीं है कि वो कंपनी उस दवा का भारत में उत्पादन करे, वो विदेशों से भी आयात करके उस दवा को भारत में ला सकती है और इस देश में बेच सकती है। माने सारे के सारे अंग्रेजों के जमाने वाले कानून के प्रावधान अभी के कानून में आ गए हैं जो इस समय देश में चल रहा है। इसने हमारे देश की व्यवस्था को बदलना शुरू किया है और व्यवस्था को ऐसा बना दिया है कि जो दवाएं पहले बाजार में सस्ती कीमत पर आसानी से उपलब्ध थी वो अब इस पेटेंट कानून के बाद विदेशी कंपनियों की मोनोपोली में चली गई हैं वो दवाएं, और कंपनियों ने रातों रात उनके दाम बढ़ा दिए हैं और बेतहाशा कीमतें बढ़ा दी। मैं आपको उदाहरण देके बताना चाहता हूं, कैंसर का इलाज करने के लिए जो दवाएं भारत के बाजार में उपलब्ध हैं वो थोड़े दिन पहले तक भारतीय पेटेंट कानून से संचालित थी 1970 वाले से। अब सरकार ने वो 1970 वाला कानून बदल दिया। अब वो दवाएं संचालित हैं नए कानून से जो पूरी तरह से अंग्रेजियत वाला है। इस नए कानून के आते ही जो कैंसर की दवाएं 8, 10, 12 हजार रुपए में उपलब्ध थी अब उनकी बाजार में कीमतें 1.5-2 लाख रुपए तक पहुंच गई। और बड़े बड़े चिकित्सकों को मैंने ये चिंता करते देखा है, वो ये कहते हैं कि पहले जो दवाएं 8-10 हजार में आसानी से उपलब्ध हो जाती थी कैंसर के इलाज में, अब उन्हीं दवाओं के लिए लाख, 1.5 लाख, 2 लाख रुपए तक एक आम आदमी को खर्च करने पड़ रहे हैं, क्योंकि वो दवाएं बनाने का अधिकार और बेचने का अधिकार कुछ कंपनियों के हाथ में केंद्रित हो गया है। सब कंपनियां उन दवाओं को नहीं बना सकती और नहीं बेच सकती क्योंकि पेटेंट नहीं। पहले बिना पेटेंट के थी जिसको अंग्रेजी में ऑफ पेटेंटेड कहा जाता है वो दवाएं, अब वो सब पेटेंट के दायरे में आ गई हैं। हमारे भारत के बाजार में एक छोटा सा सर्वेक्षण अभी किया और ये जानने की कोशिश की कि कितनी दवाएं हमारे देश में हैं जो पेटेंट के दायरे में आई हैं। तो आपको मैं ग्रुप के हिसाब से बताना चाहता हूं, एंटीबायोटिक जो दवाएं हैं, सभी एंटीबायोटिक दवाओं में 40% दवाएं पेटेंट के दायरे में आ गई हैं। फिर उसके बाद एंटीबैक्टीरियल जो दवाएं हैं बाजार में, उनमें से 98% दवाएं 98% पेटेंट के दायरे में आ गई हैं। फिर उसके बाद जो एंटी फंगल दवाएं हैं वो लगभग 69% पेटेंट के दायरे में आ गई हैं। फिर उसके बाद हृदय रोग नाशक, कार्डियोवैस्कुलर मेडिसिन जिनको आप कहते हैं, वो दवाएं करीब करीब 74% पेटेंट के दायरे में आ गई हैं। फिर उसके बाद दर्दनाशक जो दवाएं हैं, दर्द निवारक जो दवाएं हैं, वो करीब 78% पेटेंट के दायरे में आ गई हैं। और फिर उसके बाद जो एंटी डायबिटिक मधुमेह नाशक दवाएं हैं वो करीब 55% पेटेंट के दायरे में आ गई हैं। और अस्थमा नाशक, एंटी अस्थमेटिक जो मेडिसिन हैं वो 47% पेटेंट दायरे में आ गई हैं। जो कॉन्ट्रासेप्टिव्स मेडिसिन है वो करीब 88% पेटेंट के दायरे में आ गई हैं। और जो एंटी अल्सर दवाएं हैं, अल्सर रोधी, वो करीब 65% पेटेंट दायरे में आ गई हैं। और जो ल्यूकेमिया के काम में, ल्यूकेमिया इलाज में ल्यूकेमिया रोधी दवाएं जो मानी जाती हैं वो 32% पेटेंट के दायरे में आ गई हैं। मतलब कुछ ही दवाएं हैं
जो अब पेटेंट दायरे के बाहर हैं। एंटीबैक्टीरियल में तो सिर्फ 2% दवाएं हैं जो पेटेंट दायरे के बाहर हैं, और दूसरे ग्रुप्स में किसी में 20-25, किसी में 40% तक। इसका मतलब यह है कि जो दवाएं पेटेंट के दायरे में आ गई, अब उनके ऊपर एकाधिकार किसी कंपनी का हो गया। मैं एक छोटे से उदाहरण से आपको समझाता हूं। मेरे हाथ में एक बॉल पेन है, अगर इस बॉल पेन के ऊपर मुझे पेटेंट मिल गया तो आप जान लीजिए इसको बनाकर बेचने का 20 साल तक अधिकार मेरे हाथ में रहेगा। कोई भी दूसरा इस बॉल पेन को ना बना सकेगा ना बेच सकेगा। अगर किसी दूसरे व्यक्ति ने और कंपनी ने इस बॉल पेन को बनाकर बेचने की बाजार में कोशिश की तो मैं उसके खिलाफ मुकदमा करूंगा और मुकदमे में जीत मेरी होगी और उस कंपनी को ताला लग जाएगा। लिहाजा कोई भी कंपनी बाजार में मेरे कंपटीशन में नहीं उतर सकती। एक तरफ सारी दुनिया में यह शोर किया जा रहा है कि ग्लोबलाइजेशन करो ताकि कंपटीशन बढ़े, ग्लोबलाइजेशन करो, लिबरलाइजेशन करो ताकि प्रतियोगिता बढ़े, कंपटीशन बढ़े। दूसरी तरफ पेटेंट की व्यवस्थाओं के माध्यम से एकाधिकार करने की कोशिश और साजिश इस देश में शुरू हो गई। और ये पेटेंट की व्यवस्थाओं में सबसे खराब एक नियम है, वो ये फर्स्ट कम फर्स्ट गेट, माने जिसका पेटेंट एप्लीकेशन पहले आएगा पेटेंट उसी को दिया जाएगा, चाहे उसको जरूरत हो या उसको जरूरत ना हो। उसका पेटेंट क्लेम बिल्कुल निर्दोष हो या नहीं हो, लेकिन एप्लीकेशन पहले दिया है तो उसी का होगा। मान लीजिए मैंने भारत के पेटेंट रजिस्ट्रार के कार्यालय में एक दाखिल किया एप्लीकेशन किसी पेटेंट के लिए, और मुझसे 1 घंटे पहले किसी और कंपनी ने दाखिल कर दिया वही पेटेंट, तो मुझे नहीं मिलेगा, उस कंपनी को मिलेगा, भले ही मेरा क्लेम कितना भी जेन्युइन हो। ऐसी स्थिति में भारत के बाजार में अब विदेशी कंपनियों का धीरे धीरे एकाधिकार बढ़ गया है, और इन्होंने सबसे बड़ा काम जो किया है इस देश में, दवाओं के दाम अंधाधुंध बढ़ा दी। इतनी महंगी कर दी हैं दवाएं कि अब आम आदमी के बस में इलाज नहीं रह गया है। और इन कंपनियों का आखिरी उद्देश्य क्या है? पेटेंट हासिल करके एकाधिकार 20 साल के लिए अपने हाथ में रखना, माने 20 साल तक वो दवा बनाएं, वही बेचें, पूरा मुनाफा वही कमाएं, दूसरा कोई उस दवा को ना बना सके ना बेच सके। आप जानते हैं इसका सबसे बड़ा दुष्परिणाम हुआ कि हमारे देश की जो पब्लिक सेक्टर की कंपनियां जरूरी दवाएं बना रही थी, एंटीबायोटिक्स बहुत सस्ती कीमत पर हमारे देश में बनाने के लिए एक कंपनी बनी थी जिसका नाम है IDPL, इंडियन ड्रग्स फार्मास्यूटिकल लिमिटेड। IDPL की ज्यादातर इकाइयां अभी बंद हो गई इस कानून के आने के बाद। क्यों? IDPL जो कुछ बनाता था सस्ती कीमत पर बाजार में बेचता था, अब उन दवाओं पर विदेशी कंपनियों का पेटेंट हो गया। अब IDPL ना उनको सस्ता बना सकता है ना बेच सकता है, अब वही कंपनियां उनको बेचेंगी जिनके हाथ में उसका पेटेंट है। IDPL के पास कोई एक दवा बनाने के 20 प्रोसेस हो सकते थे, लेकिन वो सारे प्रोसेस अब उनके धरे के धरे रह गए क्योंकि विदेशी कंपनी के हाथ में वो पूरा एकाधिकार चला गया। अब परेशानी ये हो रही है कि जो जरूरी दवाएं थी, जीवन रक्षक दवाएं थी, वो बाजार से धीरे धीरे गायब हो रही हैं। फालतू की दवाएं, बेकार की दवाएं बाजार में भरी जा रही हैं और भारत के लोगों का सादा खून चूस चूस कर ये विदेशी कंपनियां लूट कर ले जा रही। जिन कंपनियों के हाथ में ये सारी की सारी पेटेंट व्यवस्था आई है, इन कंपनियों के कुछ आंकड़े निकालने की कोशिश की थी और ये जानने की कोशिश की थी कि ये कितना हमारे देश में पेटेंट की व्यवस्था से लूटने के लिए तैयार बैठे हैं पैसे को, और कितना पैसा ये हमारे देश से लेकर जा रहे हैं। हमारे देश की सरकार एक गलत बात पूरे देश में प्रचारित कर रही है। वो ये बात प्रचारित कर रही है कि भारत में विदेशी कंपनी आती है तो पैसा लेके आती है और उनके पूंजी से देश का विकास होता है, और उस पूंजी के विकास के कारण हम उनको ये सुविधा दे रहे हैं पेटेंट एक्ट की। मैं आपको कुछ 2-4 विदेशी कंपनियों के नाम लेके बताता हूं कि जो आती हैं भारत में तो पूंजी क्या लाती हैं और लेके कितनी चली जाती हैं। एक विदेशी कंपनी है फाइजर, हमारे देश में आई सन 1950 में, और 1950 में इसने व्यापार शुरू किया मात्र 2 लाख रुपए से। 2 लाख रुपए की पूंजी निवेश करके फाइजर ने भारत में व्यापार शुरू किया। आप इसको सोच भी नहीं सकते हैं कि फाइजर जैसी इतनी बड़ी कंपनी, अमेरिका की, यूरोप की इतनी बड़ी कंपनी भारत में सिर्फ 2 लाख रुपए लेके आई। हां,
इनका भारत के पूंजी बाजार में जब प्रवेश हुआ तो इनिशियल पेड अप कैपिटल भारत में आने के समय जो उन्होंने रकम लाई बाहर से अमेरिका से वो 2 लाख रुपए की थी और 2 लाख रुपए से व्यापार शुरू किया 1950 में और 1 साल में ही इन्होंने सिर्फ 1 साल के व्यापार में भारत से जो पैसा अमेरिका ट्रांसफर कर दिया वो 585 लाख रुपए एक ही साल। 585 लाख रुपए माने 5 करोड़ 85 लाख रुपए। 2 लाख रुपए लेके आए, 585 लाख रुपए पहले ही साल में कमा के ले गए। माने उनकी जो भारत में पूंजी लगी उस पर कितने 100% वो लूट कर ले गए, अंदाजा लगाइए। और आज इस पेटेंट व्यवस्था में सबसे बड़ा फायदा जो हो रहा है, माने जिस अमेरिकन कंपनी के लिए पेटेंट कानून बदला गया वो यही कंपनी है फाइजर। तो जब आने के पहले साल में हजारों % मुनाफा वो ले जाती है तो आज तो उसकी भारत देश से ले जाई जाने वाली रकम सैकड़ों करोड़ रुपए में 180 करोड़ का नेट प्रॉफिट वो दिखाते हैं। पिछले साल के उनके बैलेंस शीट में आए थे 2 लाख रुपए लेकर, अब 2009 के साल में 2008-2009 के साल में नेट प्रॉफिट वो 180 करोड़ ले गए और पहले ही साल में 585 लाख रुपए ले गए। आप अंदाजा लगाइए, पूंजी वहां से वो लाते नहीं है, यहां से लूट कर ले जा रहे हैं और इसीलिए वो भारत में आ रहे हैं। भारत में कोई धर्मादा खाता खोलने के लिए नहीं आ रहे। और एक कंपनी का बताता हूं, बायर नाम की एक कंपनी है, ये भारत में आई 1958 में। 4 लाख रुपए की इसकी पूंजी भारत में लगी और पहले ही साल में 232 लाख रुपए इसने कमा लिए बायर ने। फिर उसके बाद एक कंपनी है ग्लेक्सको, ये भारत में आई 1947 में और 36 लाख की पूंजी से इसने व्यापार शुरू किया और पहले ही साल में 394 लाख रुपए इसने लूट लिए इस देश में से, पहले ही साल, व्यापार के पहले ही वर्ष में। फिर एक साइनामिड नाम की कंपनी है, इसने भारत में 1947 में व्यापार शुरू किया 1,50,000 रुपए से और पहले साल में इसने 175 लाख रुपए ले लिए इस देश में से कमा के। फिर एक रिचर्डसन हिंदुस्तान करके कंपनी है, 1964 में शुरू हुई। आप हंसेंगे, 20,000 रुपए से इसने व्यापार शुरू किया रिचर्डसन हिंदुस्तान ने और पहले ही साल में इसने 50 लाख रुपए कमा लिए नेट प्रॉफिट के रूप में। सैंडोज ने 1947 में भारत में व्यापार शुरू किया मात्र 10 लाख रुपए से और पहले ही साल में सैंडोज ने 117 लाख रुपए कमा लिए। फिर उसके बाद सीबा गायगी ने 1947 में काम शुरू किया 3 लाख रुपए से और सीबा गायगी ने पहले ही साल में 196 लाख रुपए कमा लिए इस देश में से। तो विदेशों से आने वाली कंपनियां बहुत थोड़ी सी पूंजी लेकर आती हैं और उससे कई गुना ज्यादा पूंजी पहले ही साल में ले जाती हैं। तो पूंजी बाहर से भारत में आती नहीं है, भारत की पूंजी बाहर जाती है। और अब ये जो नया पेटेंट कानून आ गया, इसके बाद तो ये लूट और ज्यादा होने वाली है, क्योंकि पुराने पेटेंट कानून में तो इन कंपनियों के ऊपर थोड़ा नियंत्रण रहता था, नए पेटेंट कानून का तो वो सारा नियंत्रण ही खत्म हो गया। आपके मन में एक प्रश्न आएगा, वो ये कि पेटेंट की व्यवस्था तो नई दवाओं पर होती है। हाँ, सैद्धांतिक रूप से तो ये बात सही है, नई दवाओं पर होती है, लेकिन जिन दवाओं पर इन कंपनियों को पेटेंट मिल जाता है वो दवाएं नई हों हमेशा ये जरूरी नहीं होती हैं। पुरानी दवाओं में थोड़ा परिवर्तन करके उनको नया बना लिया जाता है। थोड़ा सा परिवर्तन करते हैं, मामूली सा परिवर्तन करते हैं और वो नई दवा के रूप में रजिस्टर हो जाती है। तो अब तक उन्होंने लूटा पुरानी दवा बेचकर, अब उसी में थोड़ा मामूली परिवर्तन करके उसको नया बना दिया। दवा मूल रूप से वही पुरानी है, अब पेटेंट व्यवस्था में लाके उसको और 20 साल मोनोपोली लेके लूटेंगे बाजार को। तो ये एकाधिकार का मामला बड़ा खतरनाक है और भारत सरकार ने ये पेटेंट कानून लागू कर दिया और इस पेटेंट कानून के बाद देश में धड़ल्ले से विदेशी कंपनियों के मुनाफे बढ़ रहे हैं। एक छोटा सा अभ्यास करने की कोशिश की हमने कि पेटेंट कानून बदलने के पहले और पेटेंट कानून बदलने के बाद कंपनियों के मुनाफे में कितना अंतर आया है। तो आप हैरान हो जाएंगे, जब तक 1970 का पेटेंट कानून इस देश में लागू था, कंपनियों के मुनाफे में 1,000% और कहीं कहीं तो 20,000% का मुनाफा बढ़ गया पेटेंट कानून लागू होने के बाद, क्योंकि दवाओं की कीमतें बढ़ गई। पेटेंट के कानून लागू होने के पहले वो दवा बाजार में 10, 12, 15 रुपए में उपलब्ध थी। पेटेंट कानून लागू होते ही वो दवा 650 रुपए में हो गई।
10 टैबलेट की स्ट्रिप कोई एक पर्टिकुलर मेडिसिन की पेटेंट कानून के पहले 25, 22, 23 रुपए में बाजार में थी, वही 10 टैबलेट की स्ट्रिप अब बाजार में 740 रुपए की हो गई। ऐसी 85 दवाएं हैं जिनका हमने बाजार से सर्वेक्षण करके निकाला कि पेटेंट के पहले 10, 12, 15, 20 रुपए में 10 टैबलेट मिल रही हैं, पेटेंट कानून बदलते ही 750, 800, 1100, 1200, 1500 रुपए में 10 टैबलेट हो गई। इतनी महंगाई बढ़ गई दवाओं के क्षेत्र में, और ये महंगाई आप सभी डॉक्टर महसूस करते होंगे पिछले 8-10 वर्षों में सबसे ज्यादा बढ़ी है, क्योंकि पिछले 8-10 वर्ष पहले ही ये पेटेंट कानून बदला गया। 1995 में सरकार ने ये पेटेंट कानून बदला और पूरी तरह से 2001 में इसमें पूरी ताकत से देश में लागू करा दिया। अब इस पेटेंट कानून में हमारे देश की स्थिति और हमारी कंपनियों की स्थिति कमजोर होती जा रही है। अमेरिका और यूरोप की कंपनियों की ताकत इसमें बढ़ती चली जा रही है। तो आप बोलेंगे इसमें क्या करना चाहिए? मुझे ऐसा लगता है कि आप सभी डॉक्टरों की मदद से इस देश में एक बड़ा अभियान चलाना चाहिए कि ये पेटेंट के दायरे में दवाओं के आने के बाद जो कीमतें बढ़ी हैं और विदेशी कंपनियों ने मुनाफाखोरी शुरू की है, जो लूटखोरी शुरू की है, उसके ऊपर नियंत्रण भी आप सभी लोग लगा सकते हैं। कुछ चुनी हुई कंपनियां हैं जिनके लिए ये सारा खेल हो रहा है, जैसे फाइजर है, जैसे एली लिली है, जैसे ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन है, जैसे सेंडोज है, जैसे वुरो वेलकम है। ऐसी चुनी हुई दुनिया की 50 कंपनियां हैं जो इस समय भारत में हैं। उनके लिए ये सारा पेटेंट कानून बदला गया और उन्होंने जबरदस्त लॉबिंग करके सरकार के अधिकारी और नेताओं के स्तर पर घूसखोरी फैलाकर इस कानून को अपने पक्ष में करवा लिया। आम आदमी को पता ही नहीं चला कि पिछले 8-10 वर्षों में दवाओं की जो कीमतें अंधाधुंध बढ़ी हैं वो किसी कानून के बदलने से बढ़ी हैं, ना कि बाजार में रॉ मटेरियल की कीमत बढ़ने से। हमको कई बार ऐसा लगता है, कई हमारे डॉक्टर मित्र हैं वो कहते हैं कि शायद 8-10 वर्षों में जो मूल दवाएं हैं, जो रॉ मटेरियल है, जो केमिकल्स हैं, उनकी कीमतें बढ़ी होंगी, इसलिए दवाओं की कीमतें बढ़ी हैं। आपको हैरानी होगी जानकर कि कई मूल दवाओं की कीमतें पिछले 10 साल में घटी हैं, बिल्कुल घटी है। मैं बताता हूं, एक दवा है, एक खास तरह की दवा, नाम नहीं ले रहा हूं उसका, 24,000 रुपए किलो के आसपास थी 10 साल पहले। अब वो दवा 1,000-1,200 रुपए किलो के आसपास इस देश में बन रही है। इतनी कीमत उसकी कम हुई है। 36-37 हजार रुपए किलो की एक मूल दवा थी, आज वो 700-800 रुपए किलो में बन रही है। तो 8-10 वर्षों में मूल दवाओं की कीमतें, रसायनों की कीमतें घटी हैं। फिर भी बाजार में बिकने वाली जो ब्रांडेड मेडिसिन है उनकी कीमतें हजारों % बढ़ी हैं। उसका कारण है पेटेंट का कानून और किन्हीं कंपनियों की पूरे बाजार पे मोनोपोली और उनका एकाधिकार। आप इन कंपनियों की मोनोपोली को चुनौती दे सकते हैं और इनके एकाधिकार को तोड़ सकते हैं। आप बस थोड़े से जागरूक हो जाएं, थोड़े ज्यादा संवेदनशील हो जाएं और थोड़ा सा देश के बारे में ज्यादा सोचना आप शुरू करें तो बहुत आसानी से इन कंपनियों के इस पूरे दुष्चक्र को आप तोड़ सकते हैं और इनको जमीन पे ला सकते हैं। बस आपको एक ही बात करनी है और वो बात हमारी नहीं है, मेरी नहीं है, महात्मा गांधी की सिखाई हुई और बताई हुई है। महात्मा गांधी कहा करते थे कि जब गुलामी का पहाड़ बहुत बड़ा हो जाए तो बहिष्कार वो डायनामाइट है जो किसी भी गुलामी के पहाड़ को तोड़ सकता है। ये गांधी जी कहा करते। 1942 में उन्होंने भारत के लोगों को ये कहा था कि अंग्रेजों की गुलामी बहुत बढ़ गई है। अब इस अंग्रेजी गुलामी को तोड़ने का एक ही रास्ता है कि आप अंग्रेजों का और अंग्रेजी वस्तुओं का बहिष्कार करें, उसके बाद ये गुलामी टूट जाएगी। और भारत के लोगों ने किया और अंग्रेजों की गुलामी टूटी और 15 अगस्त 1947 को हम आजाद हो गए। महात्मा गांधी की यही बात मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि अभी ये विदेशी कंपनियों की गुलामी बहुत बढ़ गई है, दवा के क्षेत्र में उनकी लूटखोरी बढ़ गई है, उनका मुनाफाखोरी बहुत ज्यादा बढ़ गया है। भारत से जो लूट कर वो पैसा ले जा रहे हैं, दिन दिन बढ़ता ही जा रहा है, रात रात बढ़ता जा रहा है। पहले 60-70 करोड़ रुपए लेके जाते थे 1970 में, आज बड़े आराम से हर साल 32 से 35 हजार करोड़ तो ऑफिशियल उनके आंकड़े हैं, वो लूट के ले जा रहे हैं यहां से। फाइजर है, ग्लैक्सको है, एली लिली है, स्मिथलाइन बीचम है, मैंने आपको बताया सीवग आएगी है, सेंडोज है, वुरो वेलकम है, ऐसी 50 कंपनियां हैं। इनको आप भी अच्छे से जानते हैं
क्योंकि आप प्रतिदिन चिकित्सा क्षेत्र में इन कंपनियों का नाम सुनते हैं। मेरी आपसे सिर्फ विनम्र प्रार्थना है कि इन कंपनियों ने सरकार को तो खरीद लिया, नेताओं को तो खरीद लिया, और हमारे विधायकों को, सांसदों को भी खरीद लिया, और उनकी मनमर्जी का कानून पास करा लिया संसद में, और भारत की कोई विधानसभा इस कानून का विरोध ना करे, इसके लिए विधानसभाओं से पहले अनुमति उन्होंने ले ली। तो ये सब काम उन्होंने करके खेल अपना खेल लिया। लेकिन मेरा कहना है कि आप चिकित्सक बंधु अगर इकट्ठे हो जाएं और एक संकल्प ले लें, तो इन सारे विदेशी कंपनियों ने ये जो खेल खेला है, इसको आप उलट सकते हैं और इनके षड्यंत्र को नाकाम कर सकते हैं। बस आपको एक ही चीज का प्रयोग करना है, बहिष्कार, बहिष्कार और बहिष्कार। मैंने आपसे शुरू में एक निवेदन किया था, वो ये था कि आप गैर जरूरी दवाएं प्रिस्क्रिप्शन में ना लिखें, फालतू दवाएं ना लिखें, गैर जरूरी हेल्थ टॉनिक प्रिस्क्रिप्शन में ना लिखें, फालतू दवाओं के हेल्थ टॉनिक ना लिखें। इसके साथ साथ एक विशेष निवेदन मेरा ये है कि विदेशी कंपनियों की दवाएं आपके प्रिस्क्रिप्शन में बिल्कुल ना लिखें, क्योंकि हमने बाजार में ये पूरा सर्वेक्षण कर लिया है कि विदेशी कंपनियों की एक भी दवा ऐसी नहीं है जो भारत में बनती नहीं है, जिसका स्वदेशी विकल्प नहीं। सभी विदेशी कंपनियों की दवाएं, कैंसर से लेकर और साधारण दवाएं, सर्दी खांसी जुकाम तक, भारत के बाजार में उपलब्ध हैं। उनके स्वदेशी उत्पादक हैं और स्वदेशी विकल्प हैं। तो जब विदेशी कंपनियों की दवाओं के स्वदेशी विकल्प बाजार में हैं, तो आपको सिर्फ प्रिस्क्रिप्शन में वो डालना है, और इतने से ही पूरे देश में एक नई चेतना का आरंभ हो जाएगा, एक नए युग का आरंभ हो जाएगा। तो आप सभी चिकित्सक बंधुओं से, बहनों से मेरी यही विनती है कि जब प्रिस्क्रिप्शन लिखें तो ध्यान रखें फाइजर कंपनी की कोई दवा आपके प्रिस्क्रिप्शन में ना आए, ग्लेक्सको की कोई दवा ना आए, स्मिथलाइन वीचम की ना आए, वरोज वेलकम की ना आए, सेंडोज की ना आए, जितनी बड़ी बड़ी विदेशी कंपनियां, एली लिली की ना आए। ये एली लिली तो इतनी खतरनाक कंपनी है, अमेरिका से भारत में आ गई है। इसका लक्ष्य है कि भारत की हर बड़ी कंपनी को खत्म किया जाए और उसको अपने कब्जे में लिया जाए। आपको मालूम है, भारत की एक बहुत बड़ी स्वदेशी दवा कंपनी हुआ करती थी, रैनबैक्सी। आप जानते हैं रैनबैक्सी, जिसने सारी दुनिया में नाम कमाया, सस्ती दवाएं, अच्छी दवाएं, और भारत का निर्यात बढ़ाकर भारत का गौरव बढ़ाया। उस रैनबैक्सी को इस एली लिली कंपनी ने रातों रात खरीद लिया। आप बोलेंगे जी कारण क्या? कारण बहुत स्पष्ट है कि एली लिली आई है अमेरिका से, और उनके पास जो पूंजी का आधार है वो रैनबैक्सी से हजारों गुना बड़ा है। एली लिली चाहे तो हिंदुस्तान की 20 बड़ी कंपनियों को खरीद सकती है, क्योंकि उनका पूंजी आधार बहुत बड़ा है। और वो पूंजी आधार बड़े होने का कारण क्या है? वो लोग बहुत अमीर हैं ऐसा नहीं है। उनके पूंजी आधार के बड़े होने का एकमात्र कारण है अपना दुर्भाग्य, और वो दुर्भाग्य ये है कि जब एली लिली भारत में $1 लेके आती है तो वो भारत में 50 रुपए हो जाता है। ये दुर्भाग्य है हमारा। कभी हम जब आजाद हुए थे 1947 में, तो लगभग डॉलर और रुपया बराबर था, लेकिन आजादी के 63 सालों में रुपए का मूल्यन इतना हुआ है कि अब 50 रुपया $1 के बराबर है। तो एली लिली जब $1 का इन्वेस्टमेंट भारत में करती है तो सीधे 50 रुपए में वो बदल जाता है। और हमारे देश की किसी रैनबैक्सी के लिए वो $1 नहीं हो पाता है, वो 50 रुपए में डॉलर आता है। तो आप जरा इसका अंदाजा लगाइए कि एली लिली अपनी एक इकाई के खर्चे से भारत की किसी कंपनी की 50 इकाई खरीद सकती है, 50 यूनिट। सिर्फ एक यूनिट खर्च करके वो 50 यूनिट, 50 इकाई खरीद सकते हैं। ये उनके पूंजी के आधार के बड़े होने का कारण। और जब तक ये आधार उनको उपलब्ध है $1 50 रुपए का, तब तक वो आकर भारत की किसी भी बड़ी से बड़ी कंपनी को सस्ते से सस्ते में खरीद लेंगे। अब आप चाहें तो भारत को इस बुरी अर्थव्यवस्था से बाहर निकाल सकते हैं, क्योंकि ये विदेशी कंपनियां तो लूट लूट के ले ही जाने वाली हैं। मैंने आपको बताया कि जब वो आई थी तो 2-4 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट और पहले ही साल में इतना गुना कमा के ले गई। अब तो और ज्यादा लूट उनकी बढ़ गई है। अगर इनकी संख्या बढ़ती जाएगी और इनका मुनाफा बढ़ता जाएगा और इनका बाजार पे एकाधिकार बढ़ता जाएगा, तो भारत के लिए तो अर्थव्यवस्था के स्तर पर खतरनाक है, मरीजों के लिए और भी ज्यादा खतरनाक है। तो आप इसमें एक बड़ी मदद करिए। देश को इस समय आपकी बहुत जरूरत है। आपकी संवेदनशीलता, आपकी होशियारी, आपकी बुद्धिमत्ता
देश के एक बड़े अर्थव्यवस्था के हिस्से को बचाने में काम आए, ये और भी बड़ी बात होगी। आप मरीजों को बचा रहे हैं, उनकी जान बचा रहे हैं, उनकी हैसियत के हिसाब से उनको इलाज देकर समाज में स्थापित करा रहे हैं, ये काम में तो आप लगे ही हुए हैं। राष्ट्र की अर्थव्यवस्था के एक बड़े हिस्से को भी बचाने में आप लग सकते हैं। मतलब मैं सीधा कह रहा हूं, हर साल ये विदेशी कंपनियां दवा के क्षेत्र से जो लूट कर ले जा रही हैं, वो पैसे को आप बचा सकते हैं और वो पैसे का गुणात्मक रूप से देश के विकास में उपयोग करा सकते हैं। 35,000 करोड़ रुपए सालाना अगर आप इस देश को बचत के रूप में दे सकें तो ये बहुत बड़ी रकम है इस देश के लिए। कई राज्यों का बजट बन सकता है 35,000 करोड़ रुपए से। आप उसमें बड़ी भूमिका निभा दीजिए और वो भूमिका सिर्फ इतनी सी है कि आपके क्लिनिक में, आपके ऑफिस में ये चुनी हुई 50 जो विदेशी कंपनियां हैं, इनके नाम लिस्ट करके रख लीजिए और आप उनको ध्यान दीजिए कि जब भी प्रिस्क्रिप्शन पर आपका पेन चले तो ऐसी किसी मल्टीनेशनल का, किसी विदेशी कंपनी की दवा का नाम आप ना लिखें, उसके विकल्प में देशी, स्वदेशी, भारतीय दवाओं का नाम लिखें। आप बोलेंगे सारे विकल्प उपलब्ध हैं? हाँ, सारे विकल्प उपलब्ध हैं, एक भी विकल्प में कहीं कमी नहीं है। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि आप और हम मिलकर एक सूची बनाएं। मेरे पास ये 50 कंपनियों के नाम हैं, आप जब चाहेंगे आपको ये भेजे जा सकते हैं। इनके बाजार में क्या क्या प्रोडक्ट हैं, किस किस ब्रांड नेम से ये दवाएं बेच रही हैं, वो भी आपको उपलब्ध कराया जा सकता है। और उनके विकल्प में उतने ही अच्छे भारत की स्वदेशी दवाओं के जो ब्रांड नेम हैं, वो भी आपको उपलब्ध कराए जा सकते हैं। ये पूरी सूची बनाकर आपको भेजी जा सकती है। आपको सिर्फ उस पर आचरण करना है, अमल करना है और इस देश के लिए एक आदर्श प्रस्तुत करना है। मैं आपसे विनम्रतापूर्वक इतना ही कहता हूं कि आप भारतीय हैं तो भारतीय वस्तुओं का उपयोग करें, ये हम बार बार कहते हैं, और भारतीय दवाओं का प्रिस्क्रिप्शन अपने स्लिप पर लिखें, ये मैं उसमें और जोड़ना चाहता हूं। ये कहकर मैं आप सबका धन्यवाद करता हूं, आपको बधाई देता हूं और निवेदन करता हूं कि इस सुझाव पर, इस विचार पर अगर आगे आप गहराई से कोई काम करेंगे तो हम आप मिलकर बहुत बड़े अभियान को शुरू करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।